बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जनाब, आपने देखा जी अफवाज पाकिस्तान ने जो अकाउंटेबिलिटी की वो आपके सामने आई। एक चीज़ मैं ज़रा आपके जहन में लाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, याद दहानी कराना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है बहुत सख्त है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई फौजदार माहितियाँ, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वहाँ पे सख्त है और अकाउंटेबिलिटी होती है फ़ौज के अंदर। पहले कई मौके ऐसे आए हैं जहाँ पे फ़ौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटीज़ हुई हैं वो सामने नहीं लाई गई। आप उस पर बहस कर सकते हैं कि जनाब हाँ जी ये केस था, वो केस था, ABC केस था जो अफवाज पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ या अफवाज पाकिस्तान ने उस पर अकाउंटेबिलिटी की, वो शायद आपकी नज़र में दुरुस्त ना हो, आप बहस कर सकते हैं उस पर। लेकिन पक्के पैरों पे अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे फ़ौज को या उसके किसी इकदाम पर तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। हवाई फायरिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं होता, फ़ौज अपनी ही है, बाहरों नहीं आई। यही जवान हमारे सीने पे गोली खाते हैं, हमारे लिए खाते हैं। ये भी अपनी बीवी, अपनी बच्चे, अपने माँ बाप यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सीने पे गोली खाते हैं। मुल्क के लिए खाते हैं, आपके लिए और मेरे लिए खाते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जनाब ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें फ़ौज के इक़दामात के ऊपर, लेकिन पक्के पैरों पे सॉलिड एविडेंस, सॉलिड मटीरियल के साथ, ताकि फ़ौज वालों को भी पता चले कि जनाब ये अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है यहाँ पे कोई ना कोई फ्लॉ रह गया है, ताकि वो उसमें बेहतरी ला सके। वैसे जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अगर आप अफवाज पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादती होगी, वो बहुत ज़्यादती होगी, क्योंकि फ़ौज तो अपनी है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा, वही हमें डिफेंड करते हैं। कोई हम में से जाके तो बॉर्डर पे लड़ता नहीं है, या जो नए डायनामिक्स हैं, जो इंटरनल वॉर जो हम पे इम्पोज हुई है, उसमें जाके हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग ही लड़ते हैं। एनीवेज, मैं आज बात करना चाहूँगा अकाउंटेबिलिटी पे। मेरे साथ मौजूद है नाज बलोच साहिबा, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, कामिल अली आगा साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। नाज बलोच साहिबा, एक आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। नाज बलोच साहिबा, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, ये अभी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो रहा है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नैब में पेशियाँ भुगतने शुरू हो गए हैं, जरदारी साहब भुगत रहे हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भुगत रही हैं, आपके ख्याल में ये सारा जो प्रोसेस है ये इसी तरह अगर जारी रहा तो आप मुझे तो लगता ये है कि कोई ना कोई इन तीनों में से अनकरीब, ये मतलब कि र्यूमर्स भी चल रही हैं और इसमें वज़न भी नज़र आता है कि कोई ना कोई इन तीनों में से जल्द जो है वो डिटेन कर लिया जाएगा। तो अगर कोई डिटेंशन होती है तो इससे APC पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या ईद के बाद अगर आप लोग जो कैंपेन चलाना चाहते हैं, यू वांट टू ब्रिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, उसमें क्या असर पड़ सकता है इसका? जी रही राना साहब, देखिए, एक पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हर फैसलों का एहतराम किया, और जो मुल्क के अंदर भी रह के अपना दिफा भी इन्हीं अदालतों से अपना दिफा करने की हमेशा कोशिश की। बात यह है कि पहले भी 11-11 सालों की सजाओं के बाद कन्विक्शन जो है वो वो डिफरेंट टाइम्स थे, वो डिफरेंट केसेस थे, अब तो डिफरेंट केसेस हैं। अब देखें, अब भी जो मामलात हैं, अगर बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर महंगाई पे और जो माशी बहरान है उसकी जब बात करते हैं, जब हुकूमत को वो उनके पुराने वादों को याद दिलाते हैं, तो फौरी तौर पर नाट के जो मामलात हैं उनके अंदर तेजी आ जाती है। केसेस कौन से कि 1 साल की उम्र के केसेस स्टार्ट किए जा रहे हैं कि आपके 1 साल की उम्र में जब आप थे तो आपकी वालदा ने या आपके पेरेंट्स ने जो प्रॉपर्टीज दी उसकी जो है आप डिटेल्स थे। तो ये जो इस लेवल के ऊपर जाके अगर होगा तो मेरा ख्याल है फिर ऐसे तो कोई भी पार्लियामेंट के अंदर जो काबीना में बैठे हुए स्पेशली जो वज़रा हैं उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। सब इस जकड़ में आएंगे, सब इसी शिकंजे के अंदर आएंगे और बहुत बुरी तरीके से वो शिकंजे में फंसेंगे। एक्चुअली जो NRO की हुकूमत बात कर रही है ना कि NRO नहीं देंगे, NRO से दे चुके। ये तमाम जो काबीना के अंदर तकरीबन जो वज़रा बैठे हैं ये सब NRO करके ही आए हैं, हुकूमत का हिस्सा बने हैं। वो इस बुनियाद के ऊपर आए हैं कि उनके केसेस जो है वो अंडर द कार्पेट डाल दिए जाएंगे, उनके मामला ठंडे रख दिए जाएंगे और कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा उनके मैटर को। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी जो है वो सही मानों में अपोजिशन कर रही है, इसलिए उनको इनके का सामना। बट हैविंग सेड दैट, पीपल्स पार्टी फेस भी कर रही है इन चीजों को, केसेस को, अदालतों में पेशियां भी
बल्कि आपने देखा कि हाल ही में जो परसों बिलावल भुट्टो की जो नायब अदालत में पेशी थी, उसमें जो पार्टी के वर्कर्स थे, सेनेटर्स थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, हम सब वहाँ पे जारी यकजहती के लिए जब पहुंचे तो हमने देखा कि जो हुकूमत का खौफ का आलम था वो नजर आया कि पुलिस सियासी असर के तहत आके उन्होंने जो लाठी चार्ज करके जो हमारे एमएनएस को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, और ये सारी चीजें जो की, वाटर कैनन जो है वो इस्तेमाल किए गए। तो ये जो रवैया है ये साबित करता है कि खौफ है हुकूमत के अंदर। अगर इन्हें खौफ नहीं था तो हमारे वर्कर्स तो अपना एक सॉलिडारिटी शो करते थे। बट डोंट यू थिंक कि जनाब नैब में अगर कोई पेशी भुगतने जा रहा है या उनको कहा गया है, किसी को भी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, किसी भी पॉलिटिशियन को कहा गया है कि जनाब वो नैब में आके पेश हो जाए, तो वहाँ पे 200-400 बंदा लेके अगर इकट्ठे करके ले जाए तो वो ये सही तरीका है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गाइड तरीका तो ये भी नहीं था कि जो रेड जोन के बाहर जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज 126 दिन जो धरना रहा, तो वो भी तो एहतजाज किया था ना पीटीआई ने। तो ये तो कहते थे हम कंटेनर लाख, हम तो एहतजाज तो कर नहीं रहे थे। एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो प्रोटेस्ट, इनफैक्ट जो वर्कर्स ऑफ पार्लियामेंट जो सेनेटर्स थे वो तो एज ए सॉलिडारिटी अपने चेयरमैन के साथ वहाँ पे, ठीक है, सॉलिडारिटी जरूर शो की जाए, सॉलिडारिटी शो करने से कोई नहीं रोकता, बट डोंट यू थिंक कि सॉलिडारिटी शो करने के लिए एक तरीका कार होना चाहिए, कोई एक जगह डिफाइन कर लेनी चाहिए, एक टेरिटरी डिफाइन कर लेनी चाहिए, वहां पे एहतजाज किया जाए, इंस्टेड के जनाब 100-150 बंदा जो है वो अदालत के बाहर खड़ा हो जाए, अंदर चला जाए। राणा साहब, सारी दुनिया में ऐसे होता है। राणा साहब, जिस जमात हुकूमत है उसने तो यही सिखाया है कि रेड जोन में एहतजाज होता है, उसने तो यही सिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होता है, उसने तो यही सिखाया है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो धरने लगते हैं, उसने तो ये सिखाया है। अभी तो हमने ये सब किया नहीं है, हम तो उनके कदम पे चले नहीं है अभी तक। अगर हमने तो ना डंडे उठाए, ना वहाँ पे कुछ धरना लगाया, ना कोई कंटेनर लगाया, हम तो वहाँ पे बस पार्टी। अच्छा, व्हाट्स गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी जी, जरा जल्दी से स्ट्रेटजी बता दीजिएगा कि जो ईद के बाद एपीसी आप लोगों ने बुलाई है, वहाँ पे सब जमातें जो है एक पेज पे नजर नहीं आती हैं, क्योंकि हर जमात जो है वो चाहती है कि मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज किया जाए। कुछ जमातें ये चाहती हैं जनाब कि वहाँ पे हुकूमत को वक्त दिया जाए, कुछ जमातें ये चाहती हैं कि हुकूमत का जनाब तख्ता उलट दिया जाए, और आप हर जमात का अपना मसला है। तो फिर आप लोग एक पेज पे नहीं है तो कैसे प्रेशराइज या असर्ट कर सकेंगे अपने मौकफ पे? नहीं, देखिए आई थिंक हुकूमत को कैसे प्रेशराइज करेंगे? देखिए हो सकता है हर जमात की अपनी कोई खास मजबूरियां हों, कोई उनकी मसलहत के तहत वो ना चाहते हों हुकूमत को फौरी तौर पे जो है वो उसके खिलाफ अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का, लेकिन हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो कि सही मानों में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कर रही है। पार्लियामेंट में भी वो होगी बात जी, वो उस पर बात होगी कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर रही है, वो होगी बात, लेकिन आगे मैं पूछ रहा हूँ कि आप एपीसी में कहाँ खड़े होंगे? आप लोग इसी मौकफ पे कायम रहेंगे जैसे कहा जा रहा है आपके अंदर रैंक से, पीपल्स पार्टी के रैंक से, कि हुकूमत जनाब हम गिराएंगे, तो आप उसी चीज पे कायम रहेंगे? हम अपने मौकफ पे कायम हैं और हमारा मौकफ ये कि हुकूमत जो है वो अपनी माशी पॉलिसी के ऊपर ज़ेर गौर करे और अवाम के ऊपर जो है वो बर्डन ना डाले, और वो जो वादे हुकूमत ने किए थे बड़े बड़े, वो वादों को अपना पूरा करे। फाइन, लेकिन आप लोग क्या हुकूमत गिराने जा रहे हैं नाज बीबी ईद के बाद, या आपने जो स्टैंस लिया हुआ है कि जनाब हम हुकूमत गिराने जाएंगे, हुकूमत के बाद गिराएंगे? ये देखिए अभी तो पार्टी ने हमने डेफिनेटली एक इशारा तो दिया है, हमारे वर्कर्स जो है दे आर रेडी, क्योंकि अवाम जो है आपको क्या इशारा दिया है जी? वर्कर्स आपके रेडी है और इशारा क्या दिया? वर्कर्स रेडी हैं कि हम किसी भी किस्म के अपने डेमोन्स्ट्रेशन का हक रखते हैं और हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं और हम ये एहतजाज कर सकते हैं। माय क्वेश्चन इज कि क्या आपने अपने वर्कर्स को तैयार कर लिया हुआ है? आप ईद के बाद कह रही हैं कि हमने अपने वर्कर्स को तैयार किया हुआ है, एहतजाज का हक आप रखते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ जी, आप क्या जो आवाजें आ रही है कि हुकूमत जनाब गिरा देंगे ईद के बाद, उसका पूछ रहा हूं। हमारा एजेंडा जो है वो हुकूमत को गिराना नहीं है, हमारा एजेंडा ये है कि हुकूमत अपनी माशी नाकिस पॉलिसियों के ऊपर गौर करे, हुकूमत अवाम के ऊपर जो बेजा बर्डन you don't want to topple the government जी?
And if they fail to do so, if they fail to revisit their economy policies, then they will have to leave and step down, because that shows their failure, that shows their incompetence, that shows their unpreparedness. और उससे साबित होता है कि हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है, नाकाम एक तरीके से चल रही है. तो they will have to revisit. और ऑपोजिशन का तो काम है गलत चीजों को हाईलाइट करना. Okay, but you don't want to topple the government. That's what you're saying. देखिए, हमने तो, हमारी जमात तो वो है जिसने पहले दिन ही बिलावल भुट्टो ने कहा कदम बढ़ा इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं. पीपल्स पार्टी के अंदर से ही आवाजें आती रही हैं, आ रही हैं, रिसेंटली आई हैं कि जनाब आप ईद के बाद हुकूमत गिरा देंगे. देयर इज अ डिफरेंस. सो आप लोग एक पेज पे नहीं है, इसका मतलब पीपल्स पार्टी के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. वी आर ऑन वन पेज. ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी की एक पॉलिसी होती है और वो उसी पॉलिसी को हम सब फॉलो करते हैं. पॉलिसी आपकी क्या है? आधे बंदे आपके कह रहे हैं हुकूमत ईद के बाद गिरा देंगे, आप कह रही हैं हुकूमत नहीं गिराएंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. देखिए, आई बिलीव दैट वी हैव टू फॉलो डेमोक्रेटिक वे, और हम हमारी पार्टी प्रोटेस्ट करने का हक रखती है. और जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, हुकूमत अगर नाकाम रही तो अल्टीमेटली दे विल हैव नो वे. जब आवाम सड़कों पे निकलेगी, दे विल हैव टू लीव. कामिल अली आगा साहब जी, आपने सुना जी, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही है कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी कि ईद के बाद हम हुकूमत गिरा देंगे. आपके सामने नाज बलोच साहब हैं, वो कह रही है जनाब कि हम हुकूमत नहीं गिराएंगे. लोगों को चार्ज करने के लिए कह दिया गया है कि वर्कर जो है पीपल्स पार्टी का, उसको कह दिया गया है कि वो चार्ज रहे और तैयार रहे, और हम जनाब डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे आफ्टर ईद. एपीसी में क्या होता है, सारी जमातें एक पेज पर नहीं हैं. हर जमात जो है मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज करना चाहती है. कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि हुकूमत को वक्त दिया जाए, कुछ लोग वो चाहते हैं जनाब कि हुकूमत को वक्त ना दिया जाए. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर ईद जी? मेरा ख्याल है ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका इंटरेस्ट यही है कि हुकूमत ना गिरे और हुकूमत चलती रहे, क्योंकि सबसे मेजर पार्टनर जो है हुकूमत में वो पीपल्स पार्टी है. सिंध के अंदर उनकी फुल फ्लैज हुकूमत है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिस्टम डिरेल हो और इस किस्म की कोई बात हो. और सबसे बड़े जो नुकसान उठाने वाले होंगे वो पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि उनकी सेनेट में भी आपको पता है कि बर्तरी है और वो 2 जगह से अपनी बर्तरी को किसी तौर पे भी उसका खात्मा नहीं चाहेंगे और वो अपना प्रिविलेज इस्तेमाल करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ में वो इस सिस्टम को जारी रखने की कोशिश करेंगे. हाँ, ये सारा मामला जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे ये दोनों जमातें मुत्तफिक है, वो ये है कि प्रेशराइज किया जाए और किसी तरीके से एहतसाब से बचा जाए. उसके लिए ये प्रेशराइज कर रहे हैं और उनका प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और उसको बढ़ाएंगे और अपने वर्कर्स को भी वहां में रखेंगे और वर्कर्स को चार्ज करके वो प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. लेकिन नून लीग का एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है. नून लीग जो है वो हर सूरत में चाहती है कि हुकूमत इतना प्रेशराइज हो कि ये एहतसाब का जो मामला है वो ठप होकर रह जाए. आपने देखा कि ये जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ जो नैब के चेयरमैन है उनके खिलाफ जो वीडियो आई है उसमें भी जो नून लीग है उसका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और पीपल पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है. जी, तो वो यही चाहते हैं, दोनों जमातें यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो रिजाइन कर दें. हालांकि ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब के अंदर कोई अगर कमी कोताही है, कोई खामी है, तो वो इन्हीं 2 जमातों का किया धरा है और किसी का नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही इनको दोनों को मिल के नामजद किया था. और इस वक्त चूंकि वो इनके मशवरे के मुताबिक या इनके डायरेक्ट दबाव के अंदर आके इनको स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है और बेलाग किस्म का एहतसाब जो है वो जारी रखा है उन्होंने. तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई उनको मैनिपुलेट करके उनको असरअंदाज हो के प्रेशराइज करके उनसे रिजाइन लिया जाए ताकि
ना अगला चेयरमैन नामजद हो सके, ना ही बिल्कुल ठीक है, एहतसाब आगे बढ़ सके। बिल्कुल और ठीक है। यही सिलसिला इनका But then again, agitation के मामले में। लेकिन एक और चीज जो एक सवाल है काबिल अली आगा साहब, माशाल्लाह यू आर अ वेरी जी, जी। सीजन्ड पॉलिटिशियन। देखिए जो चीज़ निकलती है जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ, जो वीडियो या क्लिप निकलता है और वो उसको डिस्प्ले किया जाता है, वो उसी चैनल पे या उन्हीं चैनल्स पे डिस्प्ले किया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट एडवाइज़र हैं। सो वो इस चीज़ को भी ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। दूसरी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसी चीज़ पे जोर देता है बड़े दिनों से, और वो यही बात है जनाब के नायब के चेयरमैन साहब अगर रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका कार है उनको हटाने का, और कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है कि वो खुद ही रिज़ाइन करें या बीमार हो जाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। लेकिन देन अगेन नया चेयरमैन लगेगा नहीं, क्योंकि 3 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, उसमें बैठ के डिस्कशन होती रहेगी, उसको स्ट्रेच किया जाएगा, नया चेयरमैन लगेगा नहीं। जो डिप्टी चेयरमैन है वो रेफरेंसेस फाइल नहीं कर सकता। सो नैब का सारा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अगर नैब के चेयरमैन आगे पीछे हो जाते हैं या उनको कोई रिज़ाइन करना पड़ जाता है। सो इसमें अगर देखा जाए तो एडवाइजर्स जो थे उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। सो आप हुकूमत का हिस्सा हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन जी? देखें, मैं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि मैं एक अरसा चेयरमैन रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, और मुझे ये इंटरनल अफेयर्स जो हैं उनसे काफ़ी वाकफियत है। चैनल्स के अंदर जो लोग इसको चला रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिनको दिया होता है, उनके पास अपनी जो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ये जो एक मुकाबला चैनल्स के दरमियान होता है, उसके अंदर जो इस किस्म की नई खबर आती है उसको चलाना जो है, ये मैं नहीं समझता कि इसमें सोशल मीडिया में, चूंकि वो बहुत वायरल हुई थी वीडियो, तो वो 2-3 वीडियोस जो है वो बाहर आ गई, तो उसके बाद उन्होंने चैनल ने अपना नंबर गेम के लिए अगर चला दिया। नहीं तो नहीं, मैं काबिल अली समझता। आगा साहब मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आप ठीक है, आप डिसएग्री कर लेकिन सकते हैं, पॉइंट इज, मेरी मैं अपनी आपसे राय है। एक चीज शेयर भी कर लेता हूँ। ये डिसएग्रीमेंट तो मेरा है आपसे, क्योंकि जी, ठीक अगर है, ये ठीक कहा है। जाए कि मैनेजमेंट जो है ऑन इट्स ओन फाइनल डिसीजन इतनी बड़ी चीज का ले सकती है, मतलब कि लोअर लेवल पे, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ पे। दूसरी बात यह है कि बात यह है जनाब कि अगर कोई शख्स किसी टीवी चैनल का जो मालिक है, अगर वो एडवाइज़र हो, तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मैनेजमेंट जो बैठी हो पीछे वो खुद डिसीजन ले ले ऑन इट्स ओन। वो नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, होता नहीं है। मेरी 29 साल की प्रोफेशन में, 29 साल हो गए, 29वां साल प्रोफेशन में, इसमें ऐसा होता नहीं है। फाइनल डिसीजन द बक स्टॉप्स विद द हेड, जो हेड होता है उसी के पास जाके फैसला हतमी होता है। एहतसाब का जो अमल चल रहा है, इस पर कोई चीज़ कंक्लूड होती हुई नज़र नहीं आ रही। कल को इलेक्शन में क्या नारा होगा, क्या नारा लेके जाएंगे? कामिल अली आगा साहब, एहतसाब का जो अमल है, वो एहतसाब का जो अमल चल रहा है, इस पर कोई चीज़ कंक्लूड होती हुई नज़र नहीं आ रही, और कोई चीज़ फाइनल अपनी हतमी जो मकाम होता है, कोई हतमी फैसला होता है, वहाँ तक कोई पहुँचती हुई एज सच नज़र नहीं आ रही, एज सच। सो आपके ख्याल में ये सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो बना हुआ है, जो लूप होल्स है, जो फ्लॉज है लॉ के अंदर, उसको एड्रेस करने का तरीका तो एक ही है कि इनको मज़ीद या तो सख्त किया जाए या फैसले ऐसे किए जाए जिसका कोई ना फैसला कोई नज़र आए, वो कैंडिडेट नज़र आवे जनाब, सामने पता चले कि कोई फैसला होया है। वो चीज़ें एज सच एक सही चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई सही तरीके से सामने आ नहीं रही चीज़ें। तो आप समझते हैं कि विद द एग्जिस्टिंग लॉज, जहाँ पे लूप होल्स भी हैं, फ्लॉज भी हैं, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस थोड़ा सा उसका पेस भी स्लो है, सो उसमें से कुछ चीज़ें बाहर निकल सकेंगी? और अगर नहीं निकल सकेंगी कामिल अली आगा साहब, तो फिर अल्टीमेटली लोगों को क्लीन चिट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, मतलब उनको एक ऐसी चिट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी जिसमें वो सारी ज़िंदगी के लिए उन पे जो दाग लगे हैं या इल्ज़ामात लगे हैं उनसे वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो कल को इलेक्शन में क्या नारा होगा, क्या नारा लेके जाएंगे? बहुत सारी चीजें आपको नजर आनी शुरू हो गई होंगी। एक बात कही जाती थी कि बेल आ गए एहतसाब नहीं हो रहा। हाँ।
और उसके अंदर मेन टारगेट जो ये एहतसाब जिनका हो रहा है, वो वाली पार्टियां करती थी कि फौज का एहतसाब नहीं होता, वो मुबर्रा क्यों है, जजेस क्यों मुबर्रा हैं, और दूसरी ब्यूरोक्रेसी क्यों मुबर्रा है। तो अब कुछ दिनों से आपको फौज का एहतसाब भी नजर आना शुरू फौज हो का गया। एहतसाब इसलिए नजर आ रहा है कि फौज के अंदर अपना अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है। मैं मेरी सुन तो लेना जी, मैं नजर आने की बात कर रहा हूँ भाई। उस तासर को किसी जगह पे ये फैसला कर लिया गया है कि उस तासर को गायब करना है। जजेस का भी एहतसाब होता नजर आना शुरू हो गया है, रेफरेंसेस दायर होने शुरू हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी के लोग भी जो है वो अब इस सिस्टम के अंदर एहतसाब के वो जकड़े में आना शुरू हो गए हैं और नजर आना शुरू हो गए हैं। तो ये सारा तासर जायल करके ये मेरे ख्याल में अब फैसला हो चुका है कि एहतसाब होना है और एहतसाब होके रहेगा और मीनिंगफुल एहतसाब होगा। और ये बात भी आपको अब नजर आना शुरू हो जाएगी कि पैसे वापस नहीं आ रहे, अब पैसे वापस आने भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। टीम नई क्रिएट होती नजर आएगी। मुझे ये नजर आना शुरू हो गया है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। किसी जगह पे ये फैसला हो गया है कि ये एहतसाब जो है उसका अमल आज तक जो है वो बिल्कुल ऐसा नजर आता है कि जैसे नहीं हो रहा है और बिल्कुल मंडा मंडा डाला जा रहा है। तो अब मेरे ख्याल में ये सारी चीजें टीम कौन सी नई आनी शुरू हो रही है जी, उस पर जरा रोशनी डाल दे। और दूसरी बात मुझे कामिल अली आगा साहब बता दें कि पैसे कैसे वापस आएंगे। MLAs जो है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है, वो आपने कितने 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 मुल्कों के साथ साइन किया है, और फिर मुझे बताएं कि पैसे कैसे वापस आएंगे। दो चीजें मेरे ख्याल में जो मेजर कंट्रीज हैं जिनके अंदर ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं और जहां पे ज्यादा पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या दूसरे जराये के जरिए करप्शन के पैसे गए हुए हैं, उनके साथ इनके मुआहदे जो हैं वो साइन हो गए हैं। और आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि MOUs जो हैं वो एग्रीमेंट्स के अंदर तब्दीली की तरफ चलेंगे। और MOUs साइन हुए आगा साहब, MOUs अब एग्रीमेंट भी शुरू हो जाएंगे जी। मुझे मेरी जाती जो आ रहा है उसके अंदर मैं समझता हूं कि मुझे कुछ चीजें तब्दील होती नजर आ रही हैं और मेजर तब्दीलियां जो हैं वो मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं तब्दीली आए और मेजर तब्दीलियां नजर आए। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन से ममालिक जो हैं उनके साथ आपके एग्रीमेंट साइन, कोई तरीकाकार होता है ना, कोई मुल्का दे नाल एग्रीमेंट साइन होए होणगे, को साइन होणगे और फिर तानू पैसे देणगे, ठीक है ना जी, वापस, और फिर आइडेंटिफाई करनगे कि बिजनेस किहड़े च लगे ने, प्रॉपर्टी किहड़े च लगे ने, फिर वो पैसे वापस करनगे, फिर तुसी होम ग्राउंड दे विच उन्हां नू कन्विक्ट करोगे। बातचीत जो है वो मैच्योर हो चुकी है और फाइनल स्टेज के ऊपर है। और उसके बाद यूके के साथ हालिया दिनों में आपने देखा कि वो एग्रीमेंट जो हैं वो साइन हो गए हैं। और इसके अलावा सऊदीया के साथ भी इनकी बात जो है ये इस दौरे के अंदर भी मेरे ख्याल में फाइनल हो जाएगी। और फ्रांस के साथ इनकी बात जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और आइंदा दिनों के अंदर 1-2 हफ्तों के अंदर मुझे लगता है कि उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। लूटा हुआ पैसा, लूटा हुआ माल वापस आ सकेगा मुल्क के अंदर, और लॉज के अंदर जो चेंजेस हैं अगर वो लाए जाते हैं लोअर हाउस में और अपर हाउस में, तो आप लोग उसको क्या हेल्प आउट करेंगे? शाइस्ता मलिक साहिबा, आपको लगता है कि ये लूटा हुआ पैसा जो बाहर मुल्क से चला गया है उसको वापस लाया जा सकेगा? जहन में रखिएगा शाइस्ता बीबी के कैसे लाया जा सकता है कि देयर सर्टेन कंट्रीज जिनके साथ जो विलिंग नहीं है एज सच, या हम लोगों ने उनको इस तरीके से टैप नहीं किया कि वो कन्विंस हो जाए। सो डू यू थिंक कि लूटा हुआ पैसा, लूटा हुआ माल वापस आ सकेगा मुल्क के अंदर, और लॉज के अंदर जो चेंजेस हैं अगर वो लाए जाते हैं लोअर हाउस में और अपर हाउस में, तो आप लोग उसको क्या हेल्प आउट करेंगे गवर्नमेंट को कि उनमें चेंजेस ला सके जी गवर्नमेंट? थैंक यू मुबश्शिर साहब। देखें, अगर मुल्क का पैसा लूटा हुआ वापस आ सके तो नथिंग लाइक इट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक प्रोसेस था जो PMLN गवर्नमेंट ने यूके के साथ और फ्रांस वगैरह के साथ शुरू किया हुआ था। दिस इज नथिंग कि ये इन लोगों ने किया है और उसका कुछ आप लोगों ने क्या शुरू किया था, जरा उसको बताइए। ये प्रोसेस के कंट्रीज के साथ के वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का और उसका होता है, उसका
इसाक साहब डार साहब बातचीत कर रहे थे। लेकिन मैं अब देखें, ये आए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन मेरा एक सवाल है कि पहले मुल्क में तो ये क्रॉस द बोर्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से नैब को आजाद कर दें और उनको काम करने दें तो बेहतर नहीं होगा? और वो पैसा जो ये कहते थे कि रोज का आपको नजर आता है कि नैब आजाद नहीं है? बिल्कुल आजाद नहीं है। आपके सामने अनफोल्ड होते हुए एपिसोड मुबश्शिर साहब आपके सामने नहीं है, हाउ थिंग्स आर मूविंग, व्हाट इज हैपनिंग। आपने अपने जो मैं सुन रही थी, आप यू नो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन आवर आर्म्ड फोर्सेस और इसमें, लेकिन यहाँ तो जिस तरह ये नैब कंट्रोल्ड है और अगर उन्होंने जरा जुर्रत कर दी बात करने की, पहले ही उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान थे द वे थिंग्स वर कैरिड आउट, उनकी ट्रांसपेरेंसी में, उनकी जो झुकाव हुकूमत की तरफ था। और उन्होंने अगर जब जुर्रत की है, एक दफा चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि अगर हम जरा भी करते हैं कुछ तो हमारी तनख्वाहें और पैसे रोक लिए जाते हैं। फिर अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत में ऐसे लोग हैं अगर हम उन पे हाथ डालते हैं तो हुकूमत 10 दिन में गिर जाएगी। कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं कि उनकी सेहत देख के हम उनके ऊपर नहीं हाथ डाल सकते, क्योंकि अगर उनको कुछ किया और कुछ हो गया तो वो हमारे जिम्मे पड़ेगी। और उसके बाद फिर जो चीजें अनफोल्ड हुई हैं और उनको जिस तरह की थ्रेट्स आई हैं गवर्नमेंट के एक आई वुड से गवर्नमेंट के चैनल से, बिकॉज वो मुआविन खुसूसी उनके साथ बैठा करते थे ताहिर साहब और उनके मीडिया एडवाइजर भी थे। और मैं या कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने न्यूज़ ब्रेक करने से पहले अपने बॉस साहब से नहीं पूछा होगा, जो सेलेक्टेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हर वक्त मेरा ख्याल है एक महल। लेकिन उसका फायदा जो है अगर देखा जाए, अल्टीमेट फायदा जो है शाइस्ता बीबी, अगर देखा जाए तो अल्टीमेट फायदा तो आप लोगों को पहुंचा ही है, पीपल्स पार्टी मेरी को। बात सुने मुबश्शिर, हमने अब क्या लूज करना है? आप मुझे सिर्फ ये बताएं। अच्छा, व्हाट यू आर सेइंग इज यू गॉट नथिंग टू लूज। मेरी बात सुने, हु इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी? हम तो मैं गिनवाने शुरू करूं कि इनकी वजह से कितने लोग हैं? शायद आप लोग भूले हुए हैं कि कौन कौन लोग इस वक्त बंद है। कभी अब उनका जिक्र भी नहीं होता मीडिया पे। बताए ना कौन कौन से। अब मतलब दुमान है एक, जो मेंबर भी ना MNA ना MP है, वो अंदर हैं। अहद चीमा का कोई जिक्र नहीं है, फवाद हसन फवाद का कोई जिक्र नहीं है, ये साद रफीक, सलमान रफीक हैं और हजार, मैं कहती हूँ बहुत लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत लोग हैं। जो भी मेरा ख्याल PMLN के साथ जिसने काम किया है उसको नैब ने बंद किया हुआ है और इसी तरह वो पीपल्स पार्टी के साथ। तो हमें और क्या नुकसान होना है आप मुझे बताएं? इनके वजह से जो कुछ इन्होंने केस जिस तरह का बना के प्रेजेंट किया कोर्ट में, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा, मतलब कौन है? सो व्हाट डू वी हैव टू लूज? हम तो भुगत चुके हैं, हम तो ब्रंट ले चुके हैं। So what you're saying is that you have faced the heat. Who is the beneficiary? Who is the benefit? You have faced the heat and you've got nothing to lose now. That's what you're saying. Now आप मुझे सिर्फ आपसे आप मेरा भी आपसे सवाल है कि इस इंटरव्यू और जो लीक हुई है, वीडियो लीक, who is going to be the loser? Who is going to be the beneficiary? मुझे आप बताएं, who is going to be the beneficiary out of the whole lot? एडिशनल नैब का कौन चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, वो किसका दोस्त है, उससे ये क्या चाहते हैं? तो देखिए एडिशनल या डिप्टी चेयरमैन जो है जिसकी आप बात कर रही हैं, उस पर मैं आप बता सकता हूँ, आपको भी पता है उसका शाइस्ता बीबी, डिप्टी चेयरमैन नैब जो है वो तो रेफरेंसेस बना ही नहीं सकता इन केस अगर वो अगर चेयरमैन नैब रिजाइन करते हैं तो फिर वो तो रेफरेंसेस ही नहीं बना सकता, तो किसी काम के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। लेकिन आप मेरी बात हुकूमत के लिए, तो आप हुकूमत के लिए मुझे आप बता दें कि अंडर थ्रेट लाना चेयरमैन को, हम तो देखें उनके ऊपर हम तो हमारी रिजर्वेशंस हैं आज भी हैं, लेकिन हम उसके प्रोसेस पे हैं, उस प्रोसेस पे हमारी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन ये जो कीचड़ उछाली गई है, जो ये लीकेज कराई गई है, और ये क्या थ्रेट है, ये किसको थ्रेट है और इसका बेनिफिशियरी कौन है? आप मुझे देखें, अगर ईद के बाद, अगर शाइस्ता बीबी, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन but I'm putting it before you, but ईद के बाद answer my question first ना, जी मैं आपको ओके ठीक है, आप एक लिहाज से अगर देखा जाए तो बेनिफिशियरी होती है हुकूमत, लेकिन आप लोग भी बेनिफिशियरी हो उसमें।
आप लोग नहीं, भी हैं, बस पीपल्स पार्टी भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त हुकूमत किसकी गिरती है? हम तो गिरे हुए हैं ना, हम तो अपने कुछ लोगों को बचा लेंगे, यही होगा ना, हम तो गिरे हुए हैं हाँ, ऑलरेडी। आप लोग भी बचा लेंगे ना, आप नहीं लोग भी नहीं, कुछ लोग मेरी बात सुने, लेकिन जी। वो तो प्रोसेस में ऑलरेडी आ गए ना, वो कोर्ट में उनके केसेस हैं, वो कोई बच नहीं सकते, वो तो अब एक सिस्टम, एक प्रोसेस में। लेकिन व्हाट इफ मैं लेकिन- ओके, आई गॉट योर पॉइंट जी, मैंने उसको आंसर भी हाँ। कर दिया पार्शली, लेकिन हाँ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, व्हाट इफ आफ्टर ईद जिन लोगों के नाम लिए गए जो पीटीआई में शामिल हैं और जिन पे इंक्वायरीज हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है, वो है, और कुछ ऐसे केसेस हैं जो शायद आप लोगों की इल्म में भी नहीं है, मेरे इल्म में ज़रूर है, जो पीटीआई में शामिल है, और उन पे अगर नैब हाथ डालती है आफ्टर ईद हॉलीडेज में भी, तो वो फिर आप लोग जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का उससे मुतमईन हो जाएंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड विद इट जी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं मुबश्शिर, आप जो बात कर रहे हैं उसको तो होना चाहिए, बट पॉइंट इज कि इतनी बड़ी बात हो गई, एक कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई, एक अदारे के हेड की क्रेडिबिलिटी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। डोंट यू थिंक देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट? डोंट यू अग्री कि देयर शुड बी अ पार्लिमानी कमिटी which should investigate, और फिर I don't know about शाइस्ता बीबी, फिर वो जो अदारे हैं उनसे I'm sorry, I'm cutting you over here, लेकिन I don't know about the committee or anything of that sort, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, उसका तरीकाकार, उसका yes I agree with you, उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो तरीकाकार आप लोग बता रहे हैं आप लोग तरीकाकार कि वहाँ पे कमेटी बननी चाहिए, I have like reservations on this one, लेकिन anyways, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसे होने चाहिए? अगर आप इफ यू पीपल कैन कम अप विद अ सॉलिड थिंग कि जी ऐसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो मे बी द मीडिया इज आल्सो गोइंग टू सपोर्ट यू गाइस। आई एम टेलिंग यू कि देखिए कमेटी जब बनती है ना, तो उसमें तमाम पार्टीज के लोग होते हैं, और यहाँ पे अगर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो देयर आर अदर पार्टीज सिटिंग इन दिस असेंबली व्हिच विल बी न्यूट्रल, और टीओआर बनते हैं, और एक सिस्टम, एक तरीके से बात आगे टीओआर आज तक बने नहीं है जहां पे बनाने की। अच्छा मेरी बात सुने, फिर देयर आर फोरेंसिक इसके लैब्स भी हैं, वहाँ टेस्टिंग के लिए भी, मतलब बट ये कह के आप यू कांट ब्रश इट असाइड। No. I'm with you on this one. I'm 100% with you on this one. But my reservations are that ये जो accountability के process का तरीकाकार आप कह रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशन ज़रूर है, क्योंकि आप ये कह रही हैं, आप सजेस्ट ये कर रही हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, कुछ न्यूट्रल होंगे लोग, कुछ जनाब उनके स्टेक्स होंगे। आपका ख्याल है, वरना इस इशू पे तो हम देखिए ना, इस इशू पे ये तो नहीं हो रहा कि वो कौन से केसेस कर रहे हैं। आप कमेटी सजेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट ये करें कि कमेटी हो जिसमें सब पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो, और वो प्रोब इन करे जनाब के चेयरमैन नैब के खिलाफ जो ये वीडियो निकली, उसको जनाब कैसे, क्यों निकली, क्या उसके मुहरकात थे, हुआ बेनिफिशरीज कहाँ से निकली, कैसे निकली, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उसके जनाब उसको फायदा किसको पहुंचा, आप ये कहना चाह रहे हैं। बट अगर इफ यू कम अप विद दिस, अगर आपकी बात मान ली जाए और आप इस तरह की कमेटी बना लेते हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो सारी पार्टीज की, तो उसका अगर आउटकम कुछ निकलता भी है तो उसका क्या होगा? देखिए फिर उसके हिसाब से एक्शन लेना क्या चाहिए एक्शन ना? होगा? अगर उसकी फाइंडिंग्स जो होंगी कमेटी की, शाइस्ता बीबी, I cannot नहीं, उसकी फाइंडिंग्स जो है शाइस्ता, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट ना, जो फाइंडिंग्स है उसकी, जो फाइंडिंग्स होंगी उस कमेटी की, जो भी निकलती हैं, वो फाइंडिंग्स जो निकलती हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? देखें, फिर मेरी एक बात सुने, फिर जो फाइंडिंग्स निकलती हैं, और अगर कुछ निकलती हैं तो उसमें तो अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और मेलाफाइडी कोई इंटेंशंस थी बीच में, तो फिर उन सबको भी तो आंसरेबल और अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। दैट्स माय क्वेश्चन, क्या आंसरेबल, क्या दैट शुड बी। देखें, वो तो फिर उस वक्त का जो सिस्टम है, जो रिजल्ट्स आते हैं उसको लेकर फिर आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। I feel that is the that's time, what not I'm now. saying. That's exactly what I'm That saying. is what I'm saying. No. शाइस्ता बीबी, that's what I'm saying कि आप एक चीज बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे जिसकी कोई फाइंडिंग्स होंगी। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, उसको कोई लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए ना उसका, कि लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, या तो अदालत बनाए कमेटी,
ठीक है ना जी, अदालत बनाएगी तो उसको ओन देखिए, करेगी। फिर हर आप चीज़ लोग में बनाएंगे अदालत- तो उसको अदालत तो ओन नहीं कर सकती ना, ये मैं आपको नहीं तो- समझा रहा हूँ। नहीं, फाइंडिंग्स जो वो तो फाइंडिंग्स को भी नहीं ओन अप करेगी अदालत। कैसे अगर करेगी? फाइंडिंग्स देखिए ना, लेके कोई कोर्ट जाता है, देखिए गुजारिश ये है, वो देखिए अब बात कोर्ट सुने, तो इन्वेस्टिग- कोर्ट कहती लेकिन है, कोर्ट तो मेरी इन्वेस्टिंग मेरी एजेंसी मेरी नहीं मेरी है ना। मेरी बात सुन लीजिए। कोर्ट कहती है, जैसे कोर्ट ने कहा जी जेआईटी बना दो, ठीक है जी, जेआईटी बन जाती है, कोर्ट उसको ओन करती है उस फाइंडिंग्स को, ठीक है ना जी। कोर्ट कहती है जनाब के जरदारी साहब के खिलाफ जेआईटी बना दो, मुबश्शिर, कोर्ट उसको फिर ओन मुझे एक बात करेगी। बताएं, इस मुझे कमेटी एक बात को ओन बताएं। कौन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ में। मेरी बात सुने, अगर उनके बंदे ही नुमाइंदे नहीं बीच में आएंगे तो व्हाट विल इट बी लाइक? That's exactly what I'm major saying. government You're not party getting अगर my कोई- point, शाइस्ता बीबी. What I'm saying is, what I'm suggesting is कि इसको किसी लीगल फ्रेमवर्क में लाएं आप, तो फिर उसकी कोई वर्थ होगी उस कमेटी की, और उन फाइंडिंग्स की भी कोई वर्थ होगी। फिलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।